हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है जो आपको बताएगा कि क्या आपको ज़िंदगी में दोबारा स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। और ये जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज का टॉपिक है वन ब्लैक स्वैन इवेंट लूमिंग लार्ज ऑन स्टॉक मार्केट। वन ब्लैक स्वैन इवेंट लूमिंग लार्ज ऑन स्टॉक मार्केट। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है। तो सबसे पहले सब लोग बोलेंगे हमने तो व्हाइट स्वैन ही देखा है, हमने तो कभी भी ब्लैक स्वैन नहीं देखा। तो यही कारण है इसका नाम है ब्लैक स्वैन, क्योंकि ये बहुत ही रेयरिटी में आपको दिखेगा। जनरली वाइट स्वैन ही होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ब्लैक स्वैन इवेंट हाई इंपैक्ट इवेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करिए। ये है हाई इंपैक्ट इवेंट दैट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बट इन रेट्रोस्पेक्ट अपीयर्स टू हैव बीन इनएविटेबल। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लगेगा कि ये हो नहीं सकता, पर जब हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये होना ही था। ए ब्लैक स्वैन इवेंट इज अनएक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, often rationalized with the benefit of hindsight as having been unavoidable। तो सिर्फ ये आदमी जिसके पास दूरदर्शिता है वही इस इवेंट को देख सकता है, समझ सकता है और प्लान कर सकता है। यही कारण है कि यूएसए के अंदर जितने भी मूवी मेकर्स हैं, बड़े बड़े स्टीवन स्पीलबर्ग और भी मूवी मेकर्स, सबको बुला करके वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या एनविसाज करते हो थ्रेट्स ऑन यूएसए। आप किस तरह की मूवीज बनाना चाहेंगे, कि किस तरह का थ्रेट आपको लगता है कि यूएसए के ऊपर आप मूवी बनाएंगे और वो थ्रेट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो दिस इज वन स्टेप अहेड कि इससे पहले कि मूवी देख करके कोई प्रभावित हो, ऑलरेडी यूएसए उसके ऊपर पहले से ही एक्शन कर लेता है कि कहीं पे कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए। जैसा कि पीछे ट्विन टावर्स अटैक में हुआ था, तो उस तरह की एक सिमिलर मूवी बनी हुई थी। तो यूएसए प्रोबेबली फॉल्टर्ड इन दैट, अदरवाइज वो ट्विन टावर का अटैक होना नहीं चाहिए था। ओके, तो कमिंग टू द मेन ब्लैक स्वैन इवेंट, an unpredictable event that is beyond what is normally expected of a situation and has potentially severe consequences। एक आम इंसान इस इवेंट को नहीं पकड़ पाएगा। तो ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट होता है। अभी रिसेंटली हमारे वर्ल्ड वाइड ब्लैक स्वैन इवेंट हुआ, वो था कोरोना वायरस अटैक। क्या किसी ने कभी सोचा था कि पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाएगी, पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड इकॉनमी बंद हो जाएगी, एनवायरनमेंट को रीबूट होने का मौका मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा था। जबकि हमारे पास ये पैरामीटर इसके पीछे स्पेनिश फ्लू का था, जो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले हुआ था। तो ये सब चीजें सिर्फ एक दूरदर्शिता वाला इंसान ही सोच समझ सकता है और उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। तो these events are considered catastrophic events। तो was कोरोना वायरस से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट? यस, इट वाज। हाई लेवल ऑफ इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी? यस, क्योंकि सारा कामकाज ठप हो गया। एक टाइम ऐसा भी आया था पीछे जहां पे क्रूड का प्राइस जीरो से भी नीचे चला गया था, क्योंकि माइनस में उसको स्टोरेज कॉस्ट रखने का हो रहा था, तो वो माइनस में उसका वैल्यू चला गया था। तो आज तक कभी माइनस में वैल्यू नहीं गया था, पर इस कंटिजेंसी को देखते हुए हमारी एक्सचेंजेस के अंदर इवन माइनस वैल्यूज को अभी केटर किया गया है। कि मान लो कि कोई बोलता है कि मुझे क्रूड नहीं चाहिए, पर उसको स्टोर करने के लिए आपको सामान चाहिए, प्लेस चाहिए, आपको किसी शिप के ऊपर अगर पड़ा हुआ है तो उसका भाड़ा आपको देना पड़ेगा।
These events cannot be predicted well in advance. क्या कोरोना वायरस एडवांस में प्रिडिक्ट किया जा सकता था? मे बी नॉट. सीवियर रेपरकशन, वो हमने देखा कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गया था. ऑल साइंस, लॉजिक एंड एस्ट्रोलॉजी फेल इन प्रिडिक्टिंग सच इवेंट्स. All the strategic planners and thinkers do plan or predict the occurrence of such events. तो सिर्फ फोरसाइट वाला आदमी ही इस तरह का इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है और उसके लिए बहुत ही दूरदर्शिता चाहिए होती है. A black swan event in the finance world refers to an extremely negative rare event which is impossible to predict. Such events are random and have widespread ramifications. It can either be positive or negative. Term is inspired by the possibility of seeing a black swan among a group of white swans. तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ब्लैक स्वैन का पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस ब्लैक स्वैन पे होना चाहिए कि क्या और कौन सा इवेंट ब्लैक स्वैन हो सकता है जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड वाइड क्रैश हो सकती हैं और वो आपको मौका देती हैं री एंटर इन द मार्केट. क्योंकि इस समय मार्केट्स बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई हैं, तो सबको फोमो हो जाता है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो याद रखें, जब टॉप की तरफ मार्केट भाग रहा हो तब उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. तकरीबन हर 10 साल के अंदर आपको 2 से 3 मौके जरूर मिलते हैं जबकि आप स्टॉक्स को एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर पकड़ सकते हो. तो उस टाइम पे आपको फिर घबराना नहीं है. अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखिए, और अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई करना आता तो हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियोज हैं जो कि हमने डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से, लोगों के रिस्क फैक्टर के हिसाब से बना के रखे हैं. आप हमसे वो ले सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स फाइनेंशियल सेक्टर के क्या क्या हैं? फाइनेंशियल क्रैश ऑफ 2008 इन द यूएस, यानी कि लेमैन ब्रदर क्राइसिस. जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन इन 2008, 2001 .com bubble and 9/11 अटैक. ये वाला बच सकता था अगर, जो कि यूएसए वाले करते थे कि सब मूवी वालों को बुला करके क्या बनाने वाले हो उसके ऊपर कंटिजेंसी प्लानिंग करते थे, और इस टाइप की मूवी भी बनी हुई है. तो दे शुड हैव एक्टेड ऑन इट. तो मेरे ख्याल से अगर ये बच जाता तो काफी सारी मारकाट दुनिया में कम होती. एंड लास्टली ब्रेक्सिट. तो ब्रेक्सिट इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट इंडिया के लिए नहीं है. कोरोना वायरस आप इसको ऐड कर सकते हैं इन द लेटेस्ट सिनेरियो. ब्लैक स्वैन एक्सट्रीमली रेयर इवेंट, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. After the fact, many falsely claim it should have been predictable. Catastrophic damage to an economy by negatively impacting markets and investments, but even the use of robust modeling cannot prevent a black swan event. कि जितना ज़्यादा मॉडलिंग कर लो आप, प्लान ए, प्लान बी, प्लान जेड, तो ब्लैक स्वैन इवेंट अगर होना होगा तो हो ही जाएगा. जैसा कि हमने देखा कि ट्विन टावर अटैक यूएसए. Reliance on standard forecasting tools can fail to predict and potentially increase vulnerability. तो ये वाले हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स. इनको आप अपने टाइम पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. अब हम चलते हैं मेन टास्क के ऊपर कि ब्लैक स्वैन इवेंट क्या हो सकता है. और हमारे हिसाब से इस समय रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ब्लैक स्वैन इवेंट है कि किसी कारणवश रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर देता है, और वो ऐसी भूमिकाएं बार बार बांधने की कोशिश कर रहा है. पीछे उन्होंने ये कहानी बताई थी कि हमने
ड्रोन्स को देखा जो कि क्रेमलिन के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट को टारगेट करने के लिए आ रहे थे, तो हमें समझ नहीं आता कि इतने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के होते हुए वो ड्रोन्स रशियन प्रेसिडेंट के नजदीक इतना कैसे पहुंच सकते हैं। तो इट कैन बी ए साजिश ऑल्सो, जस्ट एक भूमिका बनाना कि देखिए यूक्रेन हमें परेशान कर रहा है और ये हमारे पे न्यूक्लियर बम या उस तरह की कोई खतरनाक एक्शन करना चाहता था जिससे हमारे प्रेसिडेंट को खतरा था, पुतिन को खतरा था, इसलिए हमें मजबूरी वश में ये वाला काम करना पड़ा। या दूसरा एंगल वो हो सकता है कि वो एक ऐसी लोकेशन को न्यूक्लियर बम से टारगेट कर सकते हैं जो कि एक शैलो एरिया हो, पर न्यूक्लियर बम भले ही छोटा फोड़ो या बड़ा फोड़ो, उसका रेपरकशंस वर्ल्ड वाइड ही दिखाई देगा, क्योंकि उसके एशेज हवा के साथ पूरे वर्ल्ड में फैली जाएंगी। तो पॉइंट ये है कि ब्लैक स्वैन इवेंट इस समय रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर न्यूक्लियर टिपिंग पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है। और जिस तरह से अभी पुतिन ने काम किया कि उन्होंने वग्नेर ग्रुप के साथ, लोगों को लगा कि वग्नेर ग्रुप उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, जबकि हमें लगता है कि वग्नेर ग्रुप उन्हीं के द्वारा छोड़ा गया था, क्योंकि वग्नेर जो उनका लीडर था वो शायद किसी टाइम पे पुतिन के लिए एक शेफ का काम करता था और उसने 25,000 की फौज बनाई। यूएसए वालों से उसने तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर भी लिए कि मैं जाकर के पुतिन को हराऊंगा और कैप्चर कर लूंगा, और उसका भी खामियाजा यूएसए ने इस तरह से बोल करके दिया कि हमें शायद लगता है कि हमने गलती से यूक्रेन वॉर में कुछ ओवर फंडिंग क्लैरिकल एरर के कारण होगी। तो हमें समझ नहीं आता 5 से 6 बिलियन का क्लैरिकल एरर कैसे हो सकता है। तो वो बेसिकली हमें लगता है कि वग्नेर ग्रुप का फंडिंग ही किया होगा, विच हैज बैकफायर्ड। और मॉस्को पहुंचते पहुंचते वो अचानक ही बेलारूस चला जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये टैक्टिकली प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बेलारूस को उसने भेज दिया कि वेगनर ग्रुप को, सो डैट बेलारूस और यूक्रेन को वहां से वो थ्रेटन कर सकता है। तो ये एक पूरा ओवरऑल गेम प्लान हो सकता है जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बिंग किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि जब तक पुतिन इन पोजीशन है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फायर होगा, पर कंटिजेंसी अगर किसी कारणवश पुतिन ना रहे और कोई ऐसा सिरफिरा आदमी आ गया जिसने न्यूक्लियर बटन को दबा दिया, तब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यूएसएसआर के बाद रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक वेपन्स इस समय हैं। तो इस समय बात चल रही है इस न्यूक्लियर प्लांट की कि यहां पर रशिया हो सकता है इसको उड़ाने की कोशिश करे, पर इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो वहां पे ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यूक्रेन का जेलेंस्की भी चालाक है, वो भी इस तरह का जानबूझ के खबर को हाइप अप करता रहता है कि ताकि उसको वर्ल्ड वाइड फंडिंग मिलती रहे। तो ये लड़ाई देखा जाए तो इफेक्टिवली यूएसए लड़ रहा है रशिया के साथ और उसमें प्यादा है यूक्रेन। यूएसए ने इस कंटिजेंसी डेवलपमेंट के बाद उन्होंने अपना कोई एक बोइंग WC-135CR फिनिक्स एयरक्राफ्ट को ग्रीस में लॉन्च कर दिया 30 जून ऑनवर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी न्यूक अटैक। और कहा जाता है कि चेरनोबिल 1986 का जो हुआ था न्यूक का कांड, वो भी इसने कैप्चर किया था यूएसए ने। अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड रशिया के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो तकरीबन कहते हैं कि 6,257 है, पर हो सकता है कि ये कम हो, 5,700 के करीब हो, और उसमें एक्टिव हैं तकरीबन 1,458। और यूएसए के देखें तो तकरीबन 5,550 यहाँ लिखा है, तकरीबन हो सकता है ये भी इसी के आसपास ही है, मे बी 5,600। पर डेफिनेटली रशिया हैज मोर न्यूक वेपन्स एज कंपेयर टू यूएसए। और इसमें आपने जब भी ये टोटल फिगर देखना है तो इसमें आपने देखना है कि एक्टिव कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं और रिटायर कितने किए गए हैं। तब आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि यूएसए और
रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है। तो जब आपने यूएसए के देखने हैं तो आपने तब साथ में यूके के भी देखने हैं, फ्रांस के भी देखने हैं, इजराइल के भी देखने हैं, क्योंकि ये सब भी यूएसए की मदद करेंगे। नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 40 से 50 न्यूक्लियर वेपन है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं सिर्फ 20 ही हैं, कई रिपोर्ट्स कहती हैं 40 to 50 हैं। चाइना के पास तकरीबन 350 है, इंडिया के पास 156 है। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के पास हमारे से थोड़े से ज्यादा है, पर हमारे पास जो मारक क्षमता है कि कितनी दूर जाकर के हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं, वो हमारे पास ज्यादा मारक क्षमता है। इजराइल के पास तकरीबन 90 है। तो अगर देखें, रशिया विच इनहेरिटेड द सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक पाइल। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक पाइल के ऊपर रशिया बैठा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि पुतिन वहां पे है, क्योंकि पुतिन केजीबी एजेंट रहा है, तो उसको पता है रेपरकशंस ऑफ अ न्यूक अटैक। तो जब तक वो पोजीशन पे है तो हमें नहीं लगता कि वो न्यूक्लियर वेपन का बटन दबाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं न्यूक्लियर वेपन का बटन यूक्रेन में दबाऊंगा तो मेरी भी फोर्सेस वहां पर हैं और उनके ऊपर भी असर होगा। पर अगर पुतिन को किसी कारणवश लगा कि अब तो मेरा ईगो बीच में आ गया और मुझे ये यूक्रेन को किसी तरह से वॉर को खत्म करना है, तो हो सकता है कि वो बटन एज अ लास्ट रिजॉर्ट दबा दे। क्योंकि हमने देखा कि कैसे यूएसए फंडिंग कर रहा है इस यूक्रेन वॉर की, पर जब नेचुरल गैस खरीदने की बारी आती है या ऑयल खरीदने की बारी आती है, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन प्रेशर यूरोपियन यूनियन वाले भी रशिया से खरीद रहे हैं। तो अगर इतना प्रॉब्लम है रशिया के साथ, तो इनको कट ऑफ कर देना चाहिए। देन इन्फ्लेशन और इन नो इन्फ्लेशन शुड नॉट बॉदर देम। पर हम ये नहीं कह रहे कि रशिया का अटैक करना यूक्रेन पे जायज है। रशिया हैज ऑल्सो डन ए कंडेमेबल एक्ट, और उसको इस तरह से एक सॉवरेन नेशन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि दोज नेशन जिनके पास पावर है, रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन सेलिंग देयर वॉर मशीनरी, उनको इन दोनों नेशंस को बैठा करके इनके मन में जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर कराना चाहिए, एंड पीस बी गिवन ए चांस। क्योंकि अल्टीमेटली पीस होगा तभी तो पूरी दुनिया अपने कमाए हुए पैसे को एंजॉय कर सकेगी। और अगर एक न्यूक्लियर वेपन फायर हो गया तो उसके बाद हो सकता है कि मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स इन रिवेंज फायर हो जाए और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो इसीलिए एक कॉन्सिलिएटरी मेजर्स आने चाहिए, सबको टेबल पर बैठ के बातचीत करना चाहिए, बिकॉज वॉर इज द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है। पुतिन कंट्रोल्स अबाउट 5,977 वॉरहेड्स और यूएसए के पास 5,428। ये एक अनदर रिपोर्ट है। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत 10% का फर्क है बिटवीन यूएसए एंड रशिया वॉरहेड्स। तो उससे फर्क इतना ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि जब फायर होगा, भले 5,400 फायर हो या 5,900 फायर हो, तब पूरी दुनिया ने खत्म हो ही जाना है। अब हम देखते हैं, ये तो एक मेजर इवेंट था ब्लैक स्वैन। इसके अलावा और कौन कौन से ब्लैक स्वैन इवेंट हो सकते हैं। पुतिन को कोई ओवरटेक कर लेता है और वो प्रेस कर देता है न्यूक्लियर वेपन का बटन। दूसरा है चाइना इन्वेड्स ताइवान। चाइना इस फिराक में बैठा हुआ है, रादर वो रशिया को पुश कर रहा है, जा बेटा जा, तू जाकर के यूक्रेन के ऊपर कर। क्योंकि मुझे देखने का मौका मिलेगा कि वर्ल्ड वाइड क्या रिएक्शन है तुम्हारे अटैक करने पे यूक्रेन पे, और अगर रिएक्शन सो ही हुआ तो मैं भी जाकर के ताइवान पे कब्जा कर लूंगा। और अगर ताइवान पे कब्जा करते हुए प्लान के मुताबिक चीजें ना गई, जैसा कि कोरोना वायरस के टाइम हुआ कि वो वायरस इनकी लैब से निकल गया और किसी कारणवश ये एस्केलेट हो गया टेंशन, तो वर्ल्ड वॉर 3 लग सकता है। एक और इवेंट है डी डॉलराइजेशन, जिसका मतलब है कि यूएसए डॉलर, जो कि कंसिडर किया जाता है कि इट इज द मोस्ट सेफेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अगर उसको खतरा लगता है कि डॉलर को खतरा हो रहा है, वो वर्ल्ड का सुप्रीम नहीं रहेगा,
तो यूएसए कोई भी हद तक जा सकता है अपने डॉलर को बचाने के लिए, और उसके लिए अगर उसको वर्ल्ड वॉर 3 भी लगानी पड़ेगी तो वो लगा देगा, क्योंकि वो डॉलर को नीचे जाता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि यूएसए पावर में क्यों है? क्योंकि लोग उसके डॉलर को अपने पास तिजोरियों में बंद कर रहे हैं। वो छाप रहा है डॉलर, $100 का नोट हो सकता है एक ही डॉलर का खर्चा आए, पर जो उससे खरीदार है वो उसको $100 के इक्विवेलेंट का पैसा दे रहा है। तो वो जितना मर्जी छापे जा रहा है, क्योंकि पहले इसका डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ पैक्ड था, पर उसको फिर रिमूव कर दिया गया, और अब इनको जितना डॉलर चाहिए उतना छापते जाते हैं, जिसे बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है, अगर उसका सिर फिर गया तो वो कहीं पे न्यूक्लियर वेपन फायर कर दे, और उसके कारण अगर वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो हो जाए, पर ओनली सॉलेसिस के उसके पास लिमिटेड वेपन है 20 to 40। पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर मिलिट्री जब तक है वहां पे तब तक ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे रखना है, और अगर वहीं कहीं टेररिस्ट ने उस स्टेट को टेक ओवर कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के कोड्स उनके हाथ में ना पड़ जाएं, तो फिर वो हिंदी मूवी की तरह हो जाएगा। और सबसे बड़ा थ्रेट है क्लाइमेटिक थ्रेट। यूएन ने क्लाइमेटिक थ्रेट को इवन हायर आंका है अबव द न्यूक्लियर थ्रेट ऑल्सो। और वो वाली चीज आप देख सकते हैं कि क्लाइमेटिक थ्रेट, अगर सुनामी आती है एक छोटे से एरिया के अंदर तो पूरा एरिया साफ कर देती है। तो क्लाइमेटिक थ्रेट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर हमें लगता है कि क्लाइमेटिक थ्रेट अब नहीं आना चाहिए एटलीस्ट फॉर अनदर 100 years और सो, क्योंकि एनवायरनमेंट को रीबूट होने का मौका मिल गया है बाय वर्च्यू ऑफ द कोरोना वायरस। तो बेसिकली मेन स्टे फैक्टर है न्यूक्लियर वेपन, जिसको संभाल के रखना चाहिए। एंड लोग कंट्रीज इसलिए भी एक्यूमुलेट करते हैं क्योंकि वो एक डेटरेंट मेजर का काम करता है। आपको पता होगा कि हमारा कोई भी नॉर्थ कोरिया की तरफ आवाज नहीं उठाता उसके तानाशाह के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि ये सरफिरा आदमी है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन का बटन है, कब क्या करेगा पता नहीं, तो कोई भी जानबूझ के उससे पंगा नहीं लेता। तो इट इज ए डेटरेंट मेजर। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही होंगी और वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हमारा बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है, हमारे क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल आप सुन सकते हैं। Hello guys, I am Vikas from Coimbatore, Tamil Nadu. I am using Indian share tips, Bank Nifty option tips and getting regular profits. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको हमारे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल से फायदा मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हमारा बेस्ट है बैंक निफ्टी ऑप्शन, मॉर्निंग आवर्स के अंदर सिर्फ ये कॉल दिया जाता है और 10,000 कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 घंटा दीजिए और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, वो आफ्टरनून में जनरली दिया जाता है और उसमें भी आप 10,000 कैपिटल से ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एंड लुक फॉर आवर डिस्क्लेमर, गो थ्रू इट, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।